हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस वैश्विक महामारी के दौर में सीबीएसई ने हमारे 11th और 12th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के सिलेबस को डाउन साइज कर दिया है, कम कर दिया है। अब आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज होंगी कि कितना कम किया है, कहाँ से कम किया है, कौन सा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे क्लास 12th में स्पेशली इकोनॉमिक्स में कुल 8 यूनिट्स हैं जो हम सभी लोगों को पढ़नी है। 5 यूनिट्स तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है और 3 यूनिट्स इंडियन इकोनॉमी में है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि वास्तव में डिलीशन कहाँ कहाँ से कितना हुआ है। तो अगर आप देखें तो क्लास 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में जो यूनिट नंबर 2 मनी एंड बैंकिंग है, वहाँ पर केवल एक चीज का डिलीशन है। वो ये है कि जो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई का फंक्शन है, उस फंक्शन में कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इनको हटा लिया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये फंक्शन हटा तो लिया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें बैंक रेट, रेपो रेट और ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन इसे जरूर पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में आएंगे इनकम डिटर्मिनेशन में, जहां पर इनकम डिटर्मिनेशन हम पढ़ते हैं, तो इनकम डिटर्मिनेशन के टॉपिक में जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से अधिक हो जाता है, या सेविंग इन्वेस्टमेंट से अधिक हो जाती है, या वाइस वर्सा, यानी जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाए और सेविंग भी इन्वेस्टमेंट से कम हो जाए, तो जो उसको रेक्टिफाई करने का मैकेनिज्म है, उसको हम 2-3 तरीकों से रेक्टिफाई करते हैं। तो उन तरीकों में मॉनेटरी मेजर्स भी होता है। अब ये मॉनेटरी मेजर्स में वो रेक्टिफिकेशन नहीं हटाया गया है, तो जब हम वहां पर रेक्टिफिकेशन सीख रहे होंगे तो हमें बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर आप शॉर्टकट में बोलें तो केवल रिजर्व बैंक का जो क्रेडिट कंट्रोलिंग फंक्शन है, उसको डिलीट कर दिया गया है, पर्टिकुलरली फॉर दिस सेशन, दैट इज 2020 एंड 21। एक हो गया यूनिट 2 से मनी एंड बैंकिंग। दूसरा जो डिलीशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही, वो यूनिट 5 में है। यूनिट 5 का नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जहां पर हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो वहां पर केवल 2 चीजें हटाई गई है। एक तो ये कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, इसका मतलब क्या होता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मीनिंग, उसको हटा दिया गया। ये बहुत बड़ी बात नहीं। अब उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, एक्सचेंज रेट में से डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट को भी डिलीट कर दिया गया है। यानी बहुत ज्यादा बदलाव वहां भी नहीं है। इसको छोड़ करके बाकी सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमी में। अगर आप इंडियन इकोनॉमी में देखें तो जो करंट चैलेंजेज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी यानी यूनिट 7 है,
वहां पर दो नहीं बल्कि 3 चीजें डिलीट की गई है केवल इसी यूनिट से। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, यानी एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया का ग्रोथ जो है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कब आए और उनका रोल क्या है, ये सारी चीजें जो है हमें नहीं पढ़ती। दूसरे नंबर पर अल्टरनेटिव फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को इन्होंने हटा दिया है, केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हटाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सो सिंपल टॉपिक टू अंडरस्टैंड। जो लास्ट यहाँ पर डिलीशन हुआ है दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, इसी यूनिट में एनर्जी को हटा दिया गया है। यानी जो एनर्जी है, एनर्जी के सोर्सेस जो हैं, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, ये सारे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इनको हटा दिया गया है और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रोल है बाय वर्च्यू ऑफ दैट वो भी डिलीट हो गया। तो ये कुल मिलाकर के 5-6 चीजें हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको डिलीट किया गया है। कहने के लिए बताया गया है कि इट कंप्राइजेज ऑफ 30% ऑफ द टोटल सिलेबस, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट थिंक देयर इज हार्डली एनी डिलीशन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पढ़ना आपको सब है, यानी कि उनको अवॉइड करेंगे हम लोग जो डिलीट कर दिया गया है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहला यूनिट है दैट इज द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो हमें पढ़ना है, हम अब उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट्स वेरी नॉर्मल, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक्स एंड फ्लोज, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ भी पा रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें हैं। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ये सारे हैं। अब एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम में अगर आप देखें तो जीएनपी है, एनएनपी है, जीडीपी है, एनडीपी है, और ये चारों मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट पर भी। तो ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी भी है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये सारी चीजें हैं, और जीडीपी एंड वेलफेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप आ जाइए मनी एंड बैंकिंग में। मनी एंड बैंकिंग जो दूसरा यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट का, वहां पर मनी मीनिंग एंड इट्स सप्लाई, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स, ये भी है। और मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, यानी मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक, वो हम लोगों को पढ़ना ही है। फिर उसके बाद सेंट्रल बैंक और इसके फंक्शंस, यानी कि सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस क्या क्या हैं। सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ किसको कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, जैसे बैंक ऑफ इश्यू है, गवर्नमेंट बैंकर के रूप में काम करता है, बैंकर्स बैंक के रूप में काम करता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट ये कैसे कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है ये तो ठीक है, लेकिन अब जो मैकेनिज्म था कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का, यानी बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मॉरल सुएशन, ये सारी चीजें हमें यहाँ नहीं पढ़नी है, लेकिन उसे पढ़नी जरूर है, क्योंकि वहां अभी आप देखेंगे कि आगे इसकी जरूरत कैसे पड़ रही है आपको। अब आप आ जाइए यूनिट नंबर 3 में, जहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस यूनिट में आपको एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स पढ़ना है। ठीक है, पहले भी था और अभी भी है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज एंड मार्जिनल, दोनों वो है ही। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हैं जो पहले से ही थी। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, इसी की मैं बात कर रहा था। एक्सेस डिमांड कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, और डेफिशिएंट डिमांड कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई।
measures to control them. What are the measures? Yani it's very important, and under this section only we have to study those monetary measures that has been deleted from the money and banking unit. So if you look at changes in government spending, पढ़ना ही है. Taxes and money supply through bank rate आ गया. Taxes and money supply through bank rate, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट. यहाँ पर आपको उसको पढ़ना है. सो हम वहाँ भी पढ़ लेंगे, यहाँ भी पढ़ लेंगे, वही रिवीजन हो जाएगा, लेकिन वहाँ से सवाल उस चैप्टर से नहीं आएंगे. बस इतना ही फर्क है. अदरवाइज वी हैव टू हैव गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स दैट इज गिवन देयर. उसके बाद अगर आप देखें तो यूनिट नंबर 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में जब आप आते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट बजट, उसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीव्ड्स यानी रेवेन्यू रिसीव्ड्स, कैपिटल रिसीव्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब पढ़ना है. फिर मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट यानी जो सरकारी घाटे होते हैं बजट में, वो 3 तरह के हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट. इनकी मीनिंग हमें पढ़नी है, जो कि पहले से ही हमारे सिलेबस में था, यहाँ कोई चेंज नहीं है. 5वां जो यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने आपको बताया कि क्या डिलीशन हुआ है वहां पर, और एक्सचेंज रेट में भी. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पढ़ना है, मीनिंग और कंपोनेंट्स. यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आ जाएगा, केवल बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट मीनिंग को यहाँ हटाया है बस, और बाकी सारी चीजें वही है. उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट में मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ना है. फॉरेन एक्सचेंज रेट 3 तरह का होता है, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग. इन तीनों के बारे में पढ़ना है, इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये क्यों होता है, ये सारी चीजें जो है हमें देखनी है. अब डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लुक एट इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि यूनिट नंबर 6 से शुरू होता है, यानी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991. इस टॉपिक में अगर इस यूनिट में आप देखेंगे तो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग पढ़ ही चुके हैं. इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ये सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं. मेन फीचर्स क्या था, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर इन इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज क्या हैं. उसके बाद इंडस्ट्री में अगर आप आएंगे तो IPR 1956, IPR का मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स 1956, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रोल और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और फॉरेन ट्रेड क्या है. SSI को MSME के बारे में अगर आप देखें तो टेलीविजन पर रोज आ रहा है, मोदी जी ने कितना पैकेज दिया हुआ है और लोगों को आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हम लोगों को बहुत कायदे से पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद इफ यू लुक एट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो टॉपिक अभी हम लोगों का चल रहा है सिंस 1991 में, जहां पर फीचर्स एंड अप्राइजल्स ऑफ द लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जिसे हम LPG पॉलिसी कहते हैं, यानी जिसे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड GST, इसी टॉपिक का पार्ट है, यानी इसी यूनिट का. तो अब जब जैसे जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है उसको खत्म होने के बाद वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड GST. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल जरूर आने. उसके बाद यूनिट नंबर 7 में हम आ जाएं तो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी. यहाँ से मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 चीजें डिलीट की गई हैं. पहली एजुकेशन सेक्टर का रोल जो था, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में, दूसरा था ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इंफ्रास्ट्रक्चर में था एनर्जी सेक्टर. तो ये 3 चीजें डिलीट की गई हैं इस यूनिट से, यानी यूनिट नंबर 7, दैट इज द करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी. पहले यहाँ पर पॉवर्टी है, तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी, मेन प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, क्रिटिकल असेसमेंट भी करना है. फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हाउ पीपल बिकम रिसोर्सेज, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
ये सब है। रूरल डेवलपमेंट में की इश्यूज हमें देखना है, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, ये भी देखना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में अगर आप देखें तो ग्रोथ एंड चेंजेज इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स, इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज, क्या प्रॉब्लम्स हैं, सरकार की क्या पॉलिसीज हैं, इन सारी चीजों को हम वहां पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर मीनिंग एंड टाइप्स के बारे में देखेंगे, केस स्टडीज हेल्थ के बारे में, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज देखेंगे, क्रिटिकल असेसमेंट भी करेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें मीनिंग पढ़नी है, इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग, और ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी होंगी। अब उसके बाद जो लास्ट हमारा यूनिट है, दैट इज द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। अंडर दिस यूनिट इफ यू लुक एट अ कंपैरिजन विद नेबर्स, एक तुलनात्मक अध्ययन हम अपने पड़ोसी देशों की इकोनॉमी के साथ में करेंगे, और खास तौर से इसमें केवल दो ही नेबर्स के बारे में बात की गई है, पहला पाकिस्तान और दूसरा चाइना। इंडिया पाकिस्तान क्या स्थिति है, इंडिया चाइना का क्या कंपैरेटिव स्टडी है, और इश्यूज जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये सारी चीजें हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। रही बात प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें करनी है, ये सारी चीजें जो है हम लोग उनको डिस्कस कर लेंगे बाद में, और उसके आधार पर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। एंड आई होप यू मस्ट हैव gained so many things from this video, and hope you must like it and will abide by whatever changes has been brought about by the government of India through CBS. Thank you very much.